Hello everyone, welcome to Oliboard. This will be the part 3rd of your RBI circulars, April 2025. So let's start the discussion. If you are preparing for your RBI Grade B examination 2025, you can start your journey today with Team Oliboard. You can also download the Oliboard application and you can download all the course PDFs related to these YouTube videos, right? You can also start downloading the previous year questions and prepare for any regulatory body exams. Let's start with the circular. Classification, valuation, operating of investment portfolio of commercial banks. So here we'll be talking about जो भी commercial banks ने investments किए हैं उसका classification, valuation and operation, right? So this is the revised framework और जो पहले के आए थे उसको सारा यहाँ पे consolidate किया गया है. This is applicable to all the scheduled commercial banks excluding the regional rural banks, that is RRBs, right? So यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया गया है, एक काफी स्ट्रिक्ट और एक क्लियर रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. इफ यू आर अ बैंकिंग कंपनी, इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट्स, देन हाउ यू विल बी क्लासिफाइंग देम, हाउ यू विल बी वैल्यूइंग इट, राइट? और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है. तो हमको मेजर यहाँ क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन के बारे में देखना है. एंड टू एंड सर्कुलर का डिस्कशन करेंगे, बट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं आपको वहीं पे बता दूंगा कि क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. एंड द मूवमेंट बिटवीन कैटेगरीज. अब बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं तो उनके बीच में आपस में मूवमेंट कैसे हो सकता है, राइट? देखो सबसे पहले तो 3 कैटेगरीज होते हैं इन्वेस्टमेंट के. एक होता है हेल्ड टू मेच्योरिटी, एक होता है अवेलेबल फॉर सेल और तीसरा होता है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? ये 3 कैटेगरीज होती है यहाँ पे. सो जो पहला होता है हेल्ड टू मेच्योरिटी, नाम से ही समझ में आ रहा है हम इसको क्या पर्पस, हमारा इंटेंशन क्या है, हम इसको मेच्योरिटी तक होल्ड करके रखेंगे, है ना? हम इसको मेच्योरिटी तक होल्ड करके रखेंगे. दूसरा अवेलेबल फॉर सेल, ये भी नाम से समझ में आ रहा है हम इसको कभी भी बेच सकते हैं, वी कैन सेल इट एनी टाइम, राइट? दिस इज अवेलेबल फॉर सेल. नेक्स्ट इज FVTPL, इसको शॉर्ट में वी कॉल इट FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर एक्टिव ट्रेडिंग इंक्लूडिंग दी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, राइट? ये हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए ले रहे हैं. आज खरीदा कल बेच दिया, आज खरीदा 2 महीने बाद बेच दिया. अवेलेबल फॉर सेल, हमारे पास पड़ा हुआ है, बेच सकते हैं इसको, हम कभी भी बेच सकते हैं, ठीक है? दोनों में फर्क है. जो फेयर वैल्यू थ्रू P&L है वो हमने ट्रेड करने के लिए लिया था. अवेलेबल फॉर सेल जिस भी पर्पस के लिए लिया हो, अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल फॉर सेल है. और हेल्ड टू मेच्योरिटी, अगर 10 साल का बॉन्ड है, 10 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो हम डेफिनेटली उसको क्या करने वाले हैं, मेच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करने वाले हैं. तो इंटेंशन मैटर करता है. सबसे पहली चीज इंटेंशन मैटर करता है, राइट? क्लासिफिकेशन, अच्छा कब क्लासिफाई करेंगे? देखो जब भी आपने उसको एक्वायर किया है, व्हेनेवर यू हैव एक्वायर्ड दैट एसेट, द क्लासिफिकेशन विल बी डन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट एसेट. बॉन्ड विद पुट ऑप्शन कैन स्टिल बी हेल्ड टू मेच्योरिटी प्रोवाइडेड द इंटेंशन इज टू होल्ड इट टिल द मेच्योरिटी. अब ये बात समझना, एक बॉन्ड है, ठीक है? मैंने एक बॉन्ड बाय कर रखा है, अब इसके अंदर पुट ऑप्शन है. पुट ऑप्शन क्या होता है उन लोगों को समझ में आ जाएगा जिन लोगों ने डेरिवेटिव्स पढ़ रखा है. सो व्हाट इज अ पुट ऑप्शन? दैट मींस यू हैव अ राइट टू सेल. इफ यू हैव अ पुट ऑप्शन देन डेफिनेटली यू आर हैविंग अ राइट टू सेल. So let's suppose this bond is having a maturity period of 10 years, but I do have a right to sell before the maturity, so I can even sell it after 2 years, 3 years, right? So where to classify it? Held to maturity, available for sale, या फिर FVTPL. So it totally depends on the intention. Even if it is having a put option, still it can be classified as held to maturity because I do have an intention to carry this bond for the next 10 years. मेरा intention है कि मैं इस bond को 10 साल तक carry करूंगा, right? ऐसे cases के अंदर भी held to maturity तक है, मैं इसको classify कर सकता हूं, right? वैल्यूएशन रूल्स, तो इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होने वाला है? एक्विजिशन कॉस्ट कंसिडर्ड फेयर वैल्यू अनलेस एनी काइंड ऑफ मटेरियल डिफरेंस इज देयर. सब्सीक्वेंट वैल्यूएशन, आप HTM को क्या करोगे? हेल्ड टू मेच्योरिटी को विल बी कैरिंग एट द कॉस्ट व्हिच वी कॉल इट एज एमोर्टाइज कॉस्ट इन द अकाउंटिंग. अवेलेबल फॉर सेल है और FVTPL है तो इसको मार्क टू मार्केट कर देते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्क टू मार्केट? 100 रुपी का कोई इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ के 102 हो गया, यू विल बुक अ गेन ऑफ 2 रुपी. बाद में वो गिर के 98 रुपीज हो गया, यू विल बुक अ गेन लॉस ऑफ 4 रुपी. इन दिस मैनर यू विल बी प्रोसीडिंग, राइट? दिस इज कॉल्ड एज मार्क टू मार्केट. दैट मीन्स यू आर मार्किंग योर पोजिशन इन अकॉर्डेंस विद द मार्केट. जैसे जैसे मार्केट आपका फ्लक्चुएट कर रहा है वैसे वैसे आप क्या करोगे? प्रॉफिट और लॉस बुक करते चलोगे. तो इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी एट
एक्विजिशन कॉस्ट, राइट. Subsequent recognition, amortized cost for HTM, available for sale and fair value through P&L at mark to market value. So this will be the valuation principles here. अच्छा, अगर कोई डिस्काउंट का प्रीमियम का केस चल रहा होगा, so that should be amortized till the contract maturity. उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्टेड सिक्योरिटी. देखो, अगर आपने कन्वर्जन कर लिया है, राइट, एक सिक्योरिटी से फॉर एग्जांपल इफ अ लोन इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और बॉन्ड. मान लो एक कोई लोन चल रहा था 5 साल का, उसको अपने डेट रीस्ट्रक्चरिंग करके कोई बॉन्ड दे दिया है 10 साल का से फॉर एग्जांपल. तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाइड अंडर HTM, AFS, FVTPL एट इनिशियल रिकॉग्निशन, वो उसके ऊपर क्लासिफाई हो चुका होगा. वही आप क्लासिफिकेशन मेंटेन कर लो. मतलब अगर ये लोन HTM में क्लासिफाइड था हेल्ड टू मेच्योरिटी में, तो बॉन्ड को भी आप क्या करोगे? हेल्ड टू मेच्योरिटी में क्लासिफाई कर लोगे एज पर दी ओरिजिनल रिकॉग्निशन. सही है. ट्रांजिशन रूल्स. देखो, फॉर सिक्योरिटीज हेल्ड बिफोर द ट्रांजिशन, अगर HTM की बात करें तो एक्विजिशन कॉस्ट टू बी एडजस्टेड फॉर एनी काइंड ऑफ एमोर्टाइजेशन. जो भी एक्विजिशन कॉस्ट है उसको आप एमोर्टाइजेशन से एडजस्ट कर लो. AFS मार्क टू मार्केट कर लो, राइट. एनी एडजस्टमेंट बिटवीन द न्यू एंड द ओल्ड वैल्यू. अब देखो, ये प्योरली अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है कि वो जनरल रिजर्व या AFS रिजर्व में जाएगा. ये वाला आप नहीं भी याद करोगे चल जाएगा, ठीक है. वैसे तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जनरल रिजर्व में चला जाएगा. कोई भी अगर एडजस्टमेंट होगा, मान लो पहले वैल्यू 100 रुपये आ रही थी, अब मैंने रिक्लासिफिकेशन कर दिया तो 80 आ गई, तो 20 कहां चला जाएगा? जनरल रिजर्व के अंदर से एडजस्ट हो जाएगा, राइट. स्पेशल रूल्स फॉर रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स. गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स ये इनिशियली कहां रिकॉग्नाइज हुए थे? फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन दी FBIL रेट्स. सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन फॉलो स्पेशल मेथड्स एज डिस्क्राइब्ड एंड एनी लॉस ऑन इनिशियल फेयर वैल्यू चेंज चार्ज टू P&L इमीडिएटली. तो जो भी उनका डिफरेंस आ रहा होगा वो कहां चार्ज हो जाएगा? इमीडिएटली P&L में. ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड गेन. अभी देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये वाला पर्टिकुलर सर्कुलर उन लोगों के लिए जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है. यहाँ पे हमारे को ज्यादा अकाउंटिंग पे फोकस करना भी नहीं है. वी आर ऑलरेडी फोकसिंग इट ऑन द बेसिक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज इन अवर सिलेबस. वी डोंट हैव टू गो टू मच इनटू द अकाउंटिंग स्टफ. ओवरव्यू भी होता है मेन चीजों का, दैट्स मोर देन इनफ. अनरियलाइज्ड गेन ऑन लेवल 3 एसेट्स. अब लेवल 3 एसेट्स क्या होते हैं? देखो, बहुत सारे एसेट्स के लेवल्स होते हैं. लेवल 3 ऐसे होते हैं जो इलिक्विड होते हैं, ठीक है, जो उतने लिक्विड नहीं होते, जिनका ओपन मार्केट नहीं होता, जिनको स्टॉक मार्केट में एकदम से जाके सेल नहीं किया जा सकता. इलिक्विड एसेट होता है. उसके ऊपर अगर कोई अनरियलाइज्ड गेन हुआ है आपको, दैट इज ट्रांसफर टू द रिजर्व, मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम CET1 कैपिटल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन. देखो, अगर मैंने कोई 1000 रुपए का स्टॉक खरीदा था एंड दैट्स अ लेवल 3 सिक्योरिटी, इलिक्विड है, वो 10,000 का हो गया. सो 9,000 का क्या है? दिस इज अनरियलाइज्ड गेन. इसको आप CET1 कैपिटल में से डिडक्ट कर देना ड्यूरिंग द ट्रांजिशन. ऐसा यहां पे सर्कुलर में लिखा गया है, ठीक है. अदर टॉपिक्स भी यहां पे गिवन है, मैंने टैबुलर फॉर्मेट में आपको बना के दे दिया है. सेल ऑफ सिक्योरिटीज. सेल ऑफ HTM इज जनरली डिस्करेज्ड. देखो, HTM तो हेल्ड टू मेच्योरिटी है, तो मेच्योरिटी आए तब अपने आप रियलाइज हो जाएगा, उसको बेच क्यों रहे हो? सो दिस इज हाईली डिस्करेज्ड, ठीक है. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. सारे डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे कि क्या क्या आपके इन्वेस्टमेंट है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, वैल्यूएशन क्या है और क्या मूवमेंट उनके हो रहे हैं बिटवीन द कैटेगरीज. इन्वेस्टमेंट इन द AT1 बॉन्ड्स मस्ट मीट द फेयर वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड लॉस एब्जॉर्प्शन अंडरस्टैंडिंग. उनकी मीट हो जानी चाहिए AT1 बॉन्ड्स की. एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ द सर्कुलर आई हैव समराइज्ड इट फॉर यू गाइस, ठीक है. तो आप इसको लास्ट डे अगर पढ़ना हो तो इससे भी पढ़ सकते हो, ओके. अगला आता है मास्टर डायरेक्शन फैसिलिटी फॉर एक्सचेंज ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स. यहां पे एक्सचेंज की बात हो रही है कि आप ब्रांच में जाके नोट्स और कॉइन्स को एक्सचेंज करवा सकते हो. तो चलो इसको भी आप फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं. नाउ दिस हैज बीन इशूड अंडर द सेक्शन 35 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर इजी एंड फेयर एक्सेस टू एक्सचेंजिंग नोट्स कॉइन्स फॉर ऑल द सिटीजन. तो सारे ही सिटीजन को इजीली और फेयर एक्सेस मिले अपने नोट्स चेंज करवाने का, अपनी कॉइन्स चेंज करवाने का, राइट. सो ऑल बैंक्स मस्ट इशू फ्रेश एंड गुड क्वालिटी नोट्स एंड कॉइन्स. एक्सचेंज सॉइल्ड, मल्टीलेटेड एंड इम्परफेक्ट नोट्स. ये सारी ब्रांचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको यहां पे चेंज करने पड़ेंगे नोट्स को. एक्सेप्ट द कॉइन्स एंड नोट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. सर्विस मस्ट बी अवेलेबल टू एवरीवन, नॉट जस्ट टू द अकाउंट होल्डर्स ओनली. यहां पे सबके लिए सर्विस है, नॉट जस्ट फॉर द अकाउंट होल्डर्स. इट इज नॉट एट ऑल लिमिटेड टू द अकाउंट होल्डर्स. अवेलेबिलिटी मस्ट बी पब्लिसाइज प्रॉपरली. आप वहां पे उनको क्लियरली पब्लिसाइज करो कि क्या क्या आप करते हो यहाँ पे नोट्स और करेंसी से रिगार्डिंग.
रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट नोट्स एंड कॉइन इज नॉट एट ऑल परमिटेड, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते कि आप एक्सचेंज नहीं करोगे। नोट रिफंड रूल्स एप्लीकेशन, एक्सचेंज इज ग्रेस फैसिलिटी एंड नॉट अ राइट। आरबीआई नोट रिफंड रूल्स 2009 बने, वो गवर्न करते हैं कि सॉइल नोट्स, मल्टीलेटेड नोट्स को कैसे एक्सचेंज किया जाएगा। एंड मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट फॉर रिफंडिंग डैमेज ऑफ 50 एंड हायर नोट्स। अब देखो सॉइल नोट्स, मल्टीलेटेड नोट्स और इम्परफेक्ट नोट्स क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको समराइज फॉर्म में। वैसे हमने एक पर्टिकुलर क्लीन नोट पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो निकाला था जिसमें 4 सर्कुलर कवर करे थे, तो दैट वाज अ 4-in-1 वीडियो, राइट। वो काफी हेल्पफुल हुआ होगा आप लोगों के लिए, पर यहाँ पे भी मैंने अलग से आपको दे रखा है कि क्लीन नोट क्या होते हैं, सॉइल नोट्स, मल्टीलेटेड, इम्परफेक्ट नोट्स सब क्या होते हैं, इसका आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। प्रोसीजर फॉर एक्सचेंज, तो क्या प्रोसीजर है उनके एक्सचेंज का, अप टू 20 नोट्स और 5000 वैल्यू, दिस इज फॉर सॉइल्ड। एक्सचेंज फीस फॉर चार्ज इमीडिएटली, एक्सचेंज फ्री ऑफ चार्ज फॉर इमीडिएटली, तो ये तो आपका इमीडिएटली एक्सचेंज हो जाता है। अच्छा 20 नोट्स हो या 5000 की वैल्यू से ज्यादा हो तो एक्सेप्टेड अगेंस्ट रिसीट, उसका आपको क्रेडिट कब मिलता है, 7 दिन के बाद मिलता है। तो इस तरह से प्रोसीजर आपको टैबुलर फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे बता दिया है, इसको आप पढ़ सकते हो 1-2 बार। If a branch cannot adjudicate the multilated notes, they forward them to the currency chest branch। अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो वो currency chest branch को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल नोट्स, एक्सट्रीमली ब्रिटल या चार्टर्ड नोट्स हैं तो वो एक्सचेंज नहीं हो पा रहे, तो वो क्या होगा, आरबीआई इशू ऑफिस को फॉरवर्ड हो जाएंगे। नोट्स विद स्लोगन, रिलीजियस मैसेज, अगर किसी नोट पे आपने रिलीजियस मैसेज लिख दिया है, कोई स्लोगन लिख दिया है, दैट इज सीज टू बी अ लीगल टेंडर, वो लीगल टेंडर होना बंद हो चुका है, ये वाले नोट्स कभी भी एक्सचेंज नहीं हो सकते। स्टेन नोट्स के लिए भी यहाँ पे स्टिल अ लीगल टेंडर एंड कैन बी डिपॉजिट एंड एक्सचेंज, तो आपके जो स्टेन नोट्स हैं, राइट, खराब वाले सॉइल नोट्स हैं, उनको एक्सचेंज करवा सकते हो, पर अगर कोई रिलीजियस मैसेज है, स्लोगन है, तो वो वाले नोट्स एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। ब्रांच लेवल रिक्वायरमेंट्स, डेडिकेटेड बोर्ड्स होने चाहिए कि आप यहाँ पे ये वाले नोट्स एक्सचेंज करते हो, ये ब्रांच के लिए रिक्वायरमेंट है। प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर मस्ट एजुडिकेट एंड स्टैम्प दी एक्सचेंज नोट्स, जो कि होता है ब्रांच मैनेजर यहाँ पे, राइट, और स्टाफ को ट्रेनिंग भी यहाँ पे दी जाएगी, ये सारी रिक्वायरमेंट्स गिवन है। सरप्राइज विजिट्स होनी चाहिए, रीजनल और जोनल मैनेजर्स जो है वो सरप्राइज विजिट्स करेंगे, और अगर कोई नॉन कंप्लायंस है तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी एज पर दी आरबीआई स्कीम। ग्रीवियंस रिड्रेसल, अगर कोई कंप्लेंट है उसको आपने 30 डेज तक इग्नोर कर दिया तो कस्टमर कैन डेफिनेटली अप्रोच दी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम या फिर सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर आरबीआई चंडीगढ़, तो यहाँ पे कंप्लेंट आगे आपकी की जा सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको बना दिए हैं, इसको आप बाद में पढ़ सकते हो। अगला आता है गारंटी को एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड, ठीक है, दैट टू फॉर यूसीबीज। तो देखो कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए भी यहाँ पे है और यूसीबीज के लिए भी अलग से गिवन है, राइट, दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, कुछ कुछ चेंजेस है यहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगे। पहले यूसीबीज से रिलेटेड गारंटी को एक्सेप्टेंस और लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। This primary circular is applicable primarily to the primary urban cooperative banks, right, UCBs। ये सारे डायरेक्शंस अभी तक जो भी 31 मार्च तक इशू हुए थे उनको कंसोलिडेट कर देता है रिलेटेड टू गारंटी, को एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट। ऑब्जेक्टिव क्या है, केयरफुल रिस्क मैनेजमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव है, केयरफुल रिस्क मैनेजमेंट एंड मेंटेन्स द डिसिप्लिन इन द नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर्स, राइट। सो पर्पस क्या है, नॉर्मली इट इज फॉर द फाइनेंशियल गारंटीज यहाँ पे अलाउड होती है। परफॉर्मेंस गारंटी यहाँ पे कॉशियस से आप दे सकते हो, राइट, परफॉर्मेंस गारंटी थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है, फाइनेंशियल गारंटी यहाँ अलाउड है, ओके। अच्छा, गारंटी शुड बी शॉर्ट टर्म इन नेचर, इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 10 ईयर्स, तो शॉर्ट टर्म का मतलब यहाँ 10 साल से कम है, ओके। वॉल्यूम, एज पर दी वॉल्यूम द टोटल गारंटी मस्ट नॉट एक्सीड 10% ऑफ द बैंक्स ओन फंड, जो भी आपके बैंक के ओन फंड है उससे 10% ज्यादा आपकी टोटल गारंटी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ओन फंड में आपका कैपिटल, रिजर्व, डिपॉजिट सब कुछ यहां पे आ जाएगा। उसके बाद अनसिक्योर्ड जो गारंटी है उसकी भी यहां पे लिमिट दे रखी है, 25% ऑफ ओन फंड और 25% ऑफ द टोटल गारंटी इशूड विच एवर इज लोअर की यहां पे लिमिट दे रखी है फॉर अनसिक्योर्ड गारंटी। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी बैंक की, और यूसीबीज किसको देंगे, सिक्योर्ड गारंटीज को देंगे। अनसिक्योर्ड गारंटीज के अंदर अवॉइड दी कॉन्सेंट्रेशन टू स्पेसिफिक कस्टमर, उनका कॉन्सेंट्रेशन बंद कर दो कि आपने पर्टिकुलर कुछ ही कस्टमर को दी है। बोर्ड शुड डिफाइन द लिमिट्स फॉर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर, बोर्ड के पास भी पावर है ये सब डिफाइन करने का। डेफर्ड पेमेंट गारंटी, नाउ दे आर ओनली अलाउड फॉर असेट परचेजेस बट दे मस्ट इंश्योर द प्रॉपर सिक्योरिटी
एंड प्रोजेक्ट कैश फ्लोज आर एडिक्वेट। जिस प्रोजेक्ट में आप गारंटी दे रहे हो वो क्या उसके कैश फ्लोज एडिक्वेट है। टोटल एक्सपोजर शुड बी विद इन द क्रेडिट सीलिंग्स ईयर। गारंटी फॉर एसेंशियल कमोडिटी, तो देखो अगर एसेंशियल कमोडिटी है तो फिर आपको यहाँ पे कैश मार्जिन एटलीस्ट 50% का रखना पड़ेगा फॉर द गारंटी कवरिंग द कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी, ठीक है, कमोडिटी। सेफगार्ड इन द इशुएंस, ड्यू डिलिजेंस रखना पड़ेगा, गारंटी को सीरियली नंबर करोगे और ये सारा देखो इंटरनल प्रोसीजर है, ये सब आपको याद करने की नीड नहीं है, राइट। एग्जाम में भी तो आना चाहिए ना ये सब चीजें। इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ इन्वोक्ड गारंटीज, बैंक मस्ट बी ऑनरिंग दी गारंटीज इमीडिएटली अपॉन इन्वोकेशन, जैसे इन्वोक हुई गारंटी आपको ऑनर करनी पड़ेगी। कोर्ट इंटरवेन कर सकता है फ्रॉड और दूसरे केसेस के अंदर, राइट, जो फ्रॉड से रिलेटेड है। डीलिंग विद द कोर्ट जजमेंट, बैंक इज अ पार्टी, तो सर्टिफाइड, ये भी देखो प्रोसीजर रिलेटेड थिंग है, ये आप नहीं भी एक बार देखोगे तो चलेगा। को एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, रिस्क क्या है, को एक्सेप्टेंस फेक हो या अकोमोडेशन बिल लीड टू लॉसेस अर्लियर। सेफ गार्ड दे रखा है इसका कि ओनली जेन्युइन बिल्स को ही आपको एक्सेप्ट करना है, वैल्यू वेरीफाई करनी है रिसीट ऑफ गुड्स को, राइट। तो पूरा प्रोसेस ओरिएंटेड स्टफ है यहाँ पे आप लोगों के लिए। लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी मेनली रेगुलर कस्टमर्स की ओपन की जाती है। फॉर कस्टमर्स विथ ओनली नॉमिनल अकाउंट्स, एक स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, जिनका सिर्फ नॉमिनल अकाउंट है उनका क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। लिमिट क्या है, वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट के बेसिस पे डिसाइड होने वाली है। और कमोडिटीज के केस में एलसीज फॉर कमोडिटीज कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। इनलैंड एलसीज कैन नॉट कंटेन क्लॉज परमिटिंग द फ्री डिस्काउंटिंग बाय अदर बैंक्स, दूसरे बैंक्स उसको फ्री डिस्काउंटिंग करेंगे, ऐसा कोई भी क्लॉज उसमें नहीं होना चाहिए इनलैंड एलसीज के अंदर। सेफ गार्ड, अब उसके वापस वही की वही चीजें दे रखी है कि यहाँ पे सिक्योरिटी फॉर्म में होनी चाहिए, राइट। लार्ज एलसी इज रिक्वायर्ड फॉर ड्यूल ऑथराइजेशन, 2 ऑथराइजेशन हो उसके अंदर, तो ये पूरा प्रोसेस ओरिएंटेड आपका चीज है, राइट। और कुछ अदर गाइडलाइंस भी यहाँ पे दे रखी है, मैंने टैबुलर फॉर्मेट में कर दिया, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, 1-2 रीडिंग कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपके हैं, देखो सबसे पहले तो गारंटी का अमाउंट क्या एक्सीड नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम शॉर्ट टर्म गारंटी का अमाउंट 10 ईयर्स होता है, राइट। तो 10% ऑफ ओन फंड इज द गारंटी का नॉर्मल अमाउंट, राइट, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। और 10 साल का टेन्योर, उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं इसके केस में, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, राइट। सो ये सारी चीजें हैं, और उसके बाद भी दोगे तो उसके अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, जैसा हमने वहां पर डिस्कस किया था। अगला आता है गारंटी एंड को एक्सेप्टेंस। तो सर अभी भी तो हमने यही पढ़ा था, देखो यार वो वाला सिर्फ यूसीबीज से रिलेटेड था, ठीक है, वो सिर्फ वहां पे यूसीबीज लिखा हुआ था। यहाँ पे ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से एक्सक्लूडिंग द पेमेंट बैंक्स एंड आरआरबीज, तो ये सब पे लगने वाला है। चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये सारे शेड्यूल्ड बैंक्स पे लगने वाला है, पर पेमेंट बैंक्स और आरआरबी पे नहीं लगेगा। 31 मार्च तक जो भी डायरेक्शंस आए रिलेटेड टू गारंटीज, को एक्सेप्टेंस, ये सबको कंसोलिडेट कर देता है। एंड द एम इज टू इंश्योर साउंड प्रैक्टिस एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, ताकि गारंटीज और को एक्सेप्टेंस के अंदर ये सारी चीजें ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। एरिया फाइनेंशियल, देखो वही की वही चीजें लिखी हुई है कि फाइनेंशियल गारंटीज प्रेफर की जाती है। परफॉर्मेंस गारंटी के लिए आप कॉशन रखो, राइट। मेच्योरिटी, यहां पे भी प्रेफर किया गया है कि शॉर्ट टर्म गारंटीज ही इशू करो अप टू 10 ईयर्स। और लॉन्ग टर्म गारंटी है, उनके लिए आपको बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी चाहिए, आपके बोर्ड को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी फॉर द लॉन्ग टर्म गारंटीज। कस्टमर्स विदाउट द फंड लिमिट, नॉन फंड फैसिलिटीज अलाउड ओनली विथ फुल क्रेडिट अप्रेजल एंड बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी। प्रिकॉशंस, अनसिक्योर्ड गारंटी के रिलेटेड आपको बहुत ही लिमिटेड और कंट्रोल्ड वे में देना पड़ेगा। नो एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन, वापस कॉन्सेंट्रेशन वाली बात लिखी गई है, राइट। गारंटीज मस्ट बी प्रॉपरली सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में आप देने वाले हो। ऑब्टेन पेरेंट कंपनी गारंटी इफ सब्सिडरी इज वीक, अगर सब्सिडरी वीक है तो आप क्या करोगे, पेरेंट कंपनी की गारंटी ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मिलते जुलते पॉइंट्स है उसी पुराने वाले सर्कुलर से जो भी हमने देखा था रिलेटेड टू यूसीबीज, राइट। ये वही प्रोसेस गिवन है एज इट इज, सेम प्रोसेस है। इंटरनल कंट्रोल्स, गारंटी ग्रेटर देन 50,000 मस्ट बी जॉइंटली साइंड बाय 2 ऑफिसर्स। अगर 50,000 की गारंटी है तो 2 ऑफिसर्स के साइन करवाओ, राइट। 50,000 से ज्यादा की गारंटी है तो। डेविएशन ओनली अलाउड इन एक्सेप्शनल केसेस विद स्पेशल चेक्स हियर, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड 50,000 से ज्यादा वाली 2 ऑफिसर्स साइन करेंगे। गारंटी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, strictly precautions needed here and must
इंश्योर दैट द डायरेक्टर्स रीपे विदाउट रिक्वायरिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिलेटेड अगर कोई भी गारंटी है तो वहां पे थोड़ा आपको ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, राइट। अब ये स्पेशल केसेस दे रखे हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड भी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो एक तो स्टॉक ब्रोकर और कमोडिटी ब्रोकर जो है ना, वहां पे 50% मार्जिन लग जाता है, 25% जिसमें से कैश में मैंडेटरी होता है, ठीक है। उसके अलावा सारी जनरल चीजें यहाँ पे गिवन है जो आप पढ़ सकते हो। रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन गारंटीज, नो गारंटी अलाउड फॉर फंड प्लेसमेंट विद एनबीएफसीज और नॉन बैंकिंग एंटिटीज। बॉन्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट इशुएंस है, राइट। तो वहां पे पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट्स लग जाएंगे विद आरबीआई परमिशन। तो आरबीआई का यहाँ पे अप्रूवल लगेगा एक्सेप्ट पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट्स, ओके। इन्वोकेशन एंड पेमेंट ऑफ गारंटी, तो अब वही की वही चीजें हैं कि बैंक गारंटी इन्वोक हो गई तो आपको प्रॉम्प्टली देना पड़ेगा विदाउट एनी डिले। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्क है दोनों ही चीजों में, राइट। अभी हमने ये सब डिस्कस किया था। को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, ओनली जेन्युइन ट्रेड बिल्स आर अलाउड, वहां पे भी हमने यही चीज पढ़ी थी। उसके ऊपर कंट्रोल रखना है। लार्ज बिल्स हैं तो क्या करो, कंट्रोलिंग ऑफिसर उसको मॉनिटर करेगा एंड ऑल, वापस प्रोसेस से रिलेटेड चीजें। एलसी के रिलेटेड भी एज इट इज सेम है, एलसी प्रॉपरली रिकॉर्ड होंगी, राइट। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द बैंकिंग सिस्टम, प्रॉपरली सेटलमेंट्स होंगे उसके। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर में वापस मुझे वही लगता है वो 10 ईयर्स वाला क्राइटेरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 50,000 से ज्यादा पे 2 ऑफिसर्स के साइन यहाँ पे लगेंगे। अगला सर्कुलर आता है बैंक फाइनेंस टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अगर कोई बैंक फाइनेंस कर रहा है किसी एनबीएफसी को तो ये वाला सर्कुलर हमको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, राइट। सारे ही शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरआरबी पे लग रहा है। जो भी अभी तक डायरेक्शंस आए हैं रिलेटेड टू द बैंक्स लेंडिंग टू एनबीएफसीज, उनको ये कंसोलिडेट कर लेगा और ये सिंगल डायरेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। की डेफिनेशंस दे रखी है देखो यहाँ पे। एनबीएफसी क्या होता है, करंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, देखो जो 1 साल से कम के होते हैं वो करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, 1 साल से ज्यादा वाले लॉन्ग टर्म होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन, जिसके ऊपर कोई भी टैंजिबल एसेट्स का बैकिंग नहीं है। बैंक फाइनेंस टू रजिस्टर एनबीएफसीज, नाउ बैंक कैन गिव अ नीड बेस्ड टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन टू एनबीएफसी, जो कि इन सारे कामों में एंगेज्ड है, जैसे एसेट फाइनेंसिंग हो गई, फैक्टरिंग, हायर परचेज, लीज, इक्विपमेंट लीजिंग, ये सारे काम में। बैंक ऐसे भी एनबीएफसी को फाइनेंस कर सकता है जो सेकेंड हैंड एसेट्स के अंदर डील करता हो, राइट, उसमें फाइनेंस के अंदर डील करता हो। बैंक मस्ट फॉलो अ ओन बोर्ड अप्रूव्ड लोन पॉलिसी, तो एक बैंक की खुद की बोर्ड अप्रूव्ड लोन पॉलिसी जरूर से यहां पे होनी चाहिए। बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसी नॉट रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन, बैंक मे लेंड टू एनबीएफसी एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, तो बैंक ऐसी एनबीएफसी को भी लेंड कर सकता है, पर डिसीजन किस पे बेस्ड होगा, क्रेडिट वर्दीनेस, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, क्वालिटी क्या है एसेट्स की, और रिस्क का परसेप्शन क्या है। एक्टिविटीज नॉट एलिजिबल फॉर द बैंक क्रेडिट, देखो रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, यहां पे बैंक्स कैन नॉट फाइनेंस दी एनबीएफसीज रीडिस्काउंटिंग के केस में, राइट। पर स्पेसिफिक व्हीकल रिलेटेड बिल्स हैं जो जेन्युइन लग रहे हैं उनको आप कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ एनी कंपनी, इसके ऊपर नहीं होगा, एक्टिविटीज नॉट एलिजिबल में आती है। गिविंग अनसिक्योर्ड लोन्स और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट टू अदर कंपनीज, लेंडिंग टू ग्रुप एंटिटीज और सब्सिडरीज, लेंडिंग टू इंडिविजुअल्स टू इन्वेस्ट इन आईपीओ और सेकेंडरी, ये सब चीजें अलाउड यहाँ पे नहीं है, राइट। इक्विपमेंट लीजिंग बाय एंटरिंग इनटू लीज एग्रीमेंट्स डायरेक्टली विद द बैंक्स, बैंक्स फाइनेंस टू फैक्टरिंग कंपनीज अलाउ हो जाएगी अगर फैक्टरिंग कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट। पहली बात तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, 50% से ज्यादा इनकम उसकी किसके साथ आनी चाहिए, फैक्टरिंग के साथ। ये आप पढ़ सकते हो, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काम का हो सकता है, ओके। रजिस्टर्ड और फैक्टरिंग क्या होती है, देखो जो आगे डिस्काउंटिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है, राइट। फैक्टरिंग कंपनी एनबीएफसी फैक्टर्स बने होते हैं, उसकी 50% से ज्यादा इनकम, 50 या 50% ज्यादा इनकम फैक्टरिंग से आ रही होनी चाहिए। Has 50% or more than 50% of the assets as receivables and purchased finance, देखो ऑब्वियस सी बात है 50% उसके एनबीएफसी फैक्टर कंपनी का असेट क्या होगा, वो रिसीवेबल्स होंगे जो उसको मिलने वाले हैं आगे जाके, उसने डिस्काउंटिंग करी होगी। सो दैट्स शुड बी एटलीस्ट 50 और मोर देन 50, राइट। तभी तो पता चलता है कि वो एक्चुअल में फैक्टरिंग बिजनेस में है भी या नहीं है। और कुछ एडिशनल यहाँ पे प्रोहिबिशंस लगा रखे, राइट, जिनको आप पढ़ सकते हो। लोन्स अगेंस्ट शेयर एंड डिबेंचर्स, तो ये भी आपके प्रोहिबिशन में आते हैं, आप शेयर्स और डिबेंचर्स लेके उनको लोन नहीं दोगे। एनबीएफसीज कैन नॉट यूज
shares or debentures for say as a security from loans to the from the loans, right, from the banks as a loan. तो अगर मान लो एक बैंक है, NBFC उसको बोल रही है कि टेक माय debentures, take my shares as security and allow me the loan, so that's not possible here, right? शेयर्स और डिबेंचर्स के केस के अंदर वो नहीं हो पाएगा, एनबीएफसी उनको एज अ सिक्योरिटी नहीं रख सकती, ये भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बैंक गारंटी का केस है तो बैंक्स कैन नॉट इशू गारंटीज वेयर पर्पस इज इनडायरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ फंड्स विद एनबीएफसीज और नॉन ब्रांच एंटिटीज। प्रूडेंशियल एक्सपोजर्स भी है जनरल एनबीएफसीज के केस में 20% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल टू अ सिंगल एनबीएफसी, मैक्सिमम 25% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल टू ग्रुप कनेक्टेड एनबीएफसी। तो प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट्स भी है, कैप लगाया यहाँ पे गया है, राइट। एक्सपोजर लिमिट्स भी गिवन है, एनबीएफसी जो गोल्ड लेंडिंग के अंदर है, प्रीडोमिनेंटली लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड, उनकी एक्सपोजर लिमिट इज 7.5% ऑफ द टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल, कैन गो अप टू 12.5% if extra exposure towards infrastructure lending is also there, right? इंटरनल कंट्रोल भी यहाँ पे बात की गई है और इन्वेस्टमेंट बाय द बैंक्स इन इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द एनबीएफसीज, तो वो एक अलग मास्टर डायरेक्शन है जो कवर करता है, ओके। अभी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करता है इन 3 चीजों पे, सबऑर्डिनेटेड डेट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन एसएलआर सिक्योरिटी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना सबऑर्डिनेटेड डेट क्या होता है। आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ही डिटेल में पढ़ा था कि आखिर सबऑर्डिनेटेड डेट होता क्या है। रिस्क वेट्स फॉर एनबीएफसी एक्सपोजर, आपको पता होगा, देखो पहले आरबीआई ने एनबीएफसी को लेंडिंग करने पे रिस्क वेट्स बढ़ा दिए थे, फिर वापस उस डिसीजन को रिवर्स कर दिया था बिकॉज लिक्विडिटी पोजीशन प्रॉब्लम आ रही थी मार्केट के अंदर, राइट। तो जो रिस्क वेट असाइन होते हैं एनबीएफसी को, वो क्रेडिट रेटिंग पे, एनबीएफसी की कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स पे, ये सब गवर्न होते हैं आपके बेसल 3 कैपिटल रिक्वायरमेंट में। इन सब चीजों से डिटरमाइन होते हैं कि क्या उसकी रिस्क वेट उसको देना चाहिए, और ये आपकी इंपॉर्टेंट समरी जो गिवन है। अगला मास्टर सर्कुलर आता है हाउसिंग फाइनेंस का, ओके, हाउसिंग फाइनेंस का, ये भी अप्लाई करता है ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को एक्सक्लूडिंग द आरआरबीज। कब से इफेक्टिव हो रहा है? 1 अप्रैल से। सारे पुराने डायरेक्शंस को यहाँ पे इन्होंने कंसोलिडेट कर दिया, और इसका स्कोप क्या है देखो, एक तो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स हो गए, हाउसिंग फाइनेंस थ्रू इंटरमीडिएरी एजेंसीज, लोन टू प्राइवेट बिल्डर्स, हाउसिंग बोर्ड्स, रिस्क बेस्ड लेंडिंग प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे सभी इसके अंदर कवर हो जाती है चीजें। एलिजिबल हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी, लैंड एक्विजिशन पे लोन तभी मिलेगा, अलाउड ओनली इफ बोरोवर डिक्लेयर करता है कि उसको हाउस बनाना है उसके ऊपर, और कंस्ट्रक्शन एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में हो जाता है। देखो ये हाउसिंग लोन फैसिलिटीज के ऊपर सर्कुलर है, राइट, लैंड के ऊपर सर्कुलर नहीं है, हाउसिंग रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली यहां पे वो चाहेंगे कि लैंड के ऊपर रीजनेबल टाइम में वो हाउस बना ले, राइट। कंस्ट्रक्शन परचेज ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स फॉर इंडिविजुअल बोरोवर, तो परचेज कर सकता है, कंस्ट्रक्शन कर सकता है हाउस का, रिपेयर के लिए ले सकता है, परचेज ऑफ हाउस करंटली बीइंग रेंटेड उसके लिए भी ले सकता है, और कंस्ट्रक्शन इन स्लम एरियाज के लिए भी ले सकता है। लोन मस्ट नॉट बी गिवन टू दी अनऑथराइज्ड कॉलोनी अनलेस रेगुलराइज्ड, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए यहां पर लोन नहीं दिया जाना चाहिए। बैंक मस्ट ऑब्टेन सैंक्शनड प्लान बिफोर सैंक्शनिंग द लोन, तो उनके पास सैंक्शन प्लान आ जाना चाहिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए 3 महीने के अंदर ऑफ द कंप्लीशन, और आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए जो मल्टीपल स्टेजेस का है कि किस स्टेज पे अभी फिलहाल वो प्रॉपर्टी चल रही है, राइट। सो लोन्स फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी सैंक्शनड फॉर कमर्शियल यूज, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए लोन दिया है वो आपका कमर्शियल यूज के लिए नहीं सैंक्शन हो सकता है, ओके। सप्लीमेंट्री फाइनेंस अलाउड फॉर रिपेयर्स के लिए हो गया, एडिशंस के लिए हो गया, आपको एक और फ्लोर बनाना है, कोई छोटा मोटा रिपेयरिंग करवानी है, उन सब के लिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री फाइनेंस दिया जाता है, ओके। सो उसको सेकेंड मॉर्गेज की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। प्रोहिबिटेड यूजेज ऑफ हाउसिंग फाइनेंस, तो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, पंचायत हो गया, सेमी गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गई, तो यहाँ पे कुछ प्रोहिबिटेड यूजेस दे रखे हैं। हाउसिंग फाइनेंस के नाम पे आप ये सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि लोन सोनली फॉर लैंड परचेज टू प्राइवेट बिल्डर ने किसी ने लोन उठा लिया हो, ये सब चीजें हम हाउसिंग फाइनेंस के लोन के नाम पे नहीं कर सकते, राइट। पब्लिक एजेंसीज फॉर लैंड डेवलपमेंट अलाउड ओनली इफ द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स वाटर, रोड्स एंड ड्रेनेज एक्सेट्रा, एंड ये कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। वैल्यूएशन किस पे होगा? करंट मार्केट प्राइस पे होगा।
अच्छा, जो यहाँ पे टर्म लोन सैंक्शन होने वाला है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, सो टर्म लोन्स आर अलाउड बेस्ड ऑन दी रिकवरी परफॉर्मेंस हो गया, आपका डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया, राइट, आरबीआई का एनबीएफसी गाइडलाइंस हो गया, तो ये सब फॉलो करके ही ये होने वाला है, राइट। प्राइवेट बिल्डर्स को लोन जा रहा है तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए जाना चाहिए। मतलब देखो, आप पूरा प्रोसेस ओरिएंटेड चीज है, राइट, पूरी प्रोसेस ओरिएंटेड चीज है। मैं ये चीज आपको याद करने के लिए जरूर कहूंगा आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, बाकी सारा आप एक दो बार रीड करके छोड़ सकते हो, याद आ जाएगा, प्रोसेस रिलेटेड चीज है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए कि रिस्क वेट एंड लोन टू वैल्यू नॉर्म्स, राइट, कि कितने लोन टू वैल्यू नॉर्म्स के रेशो के हिसाब से आपको रिस्क वेट देने हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट में मैंने दे दी है। अप टू 30 लाख है, एलटीवी रेशियो लेस देन 80% है, रिस्क वेट कितना आएगा, 35% का आएगा। वैसे ही 30 से 75 लाख के अंदर 80% वाले में 35% है, 75 लाख से ज्यादा है 50% है, एंड सो ऑन, राइट। ये सारा यहाँ क्राइटेरिया है। उसके बाद आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ठीक है, ये वापस प्रोसेस ओरिएंटेड चीज यहाँ पे आ चुकी है, वापस मेजरली सारी प्रोसेस ओरिएंटेड चीजें ही हैं आपके इसमें, तो वो टेबल आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, बैंक में इशू 7 ईयर प्लस मेच्योरिटी बॉन्ड्स फॉर फंडिंग दी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए, बैंक इशू कर सकता है 7 साल से ज्यादा वाले मेच्योरिटी बॉन्ड्स को, राइट। बाकी सारा आपका प्रोसेस ओरिएंटेड चीज है, इसको आप एक रीडिंग दे सकते हो। अगला आता है मास्टर डायरेक्शंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट का डायरेक्शन। डिपॉजिट्स बैंक के लिए एक लायबिलिटी होती है, उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट्स रहने वाली है, उससे रिलेटेड पूरा है मास्टर डायरेक्शन है, राइट। सो यहाँ पे प्रिलिमिनरी चैप्टर्स के अंदर अलग अलग डिवाइडेड है। प्रिलिमिनरी में बोला है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, दीज डायरेक्शन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर बैंक टू फॉलो वाइल फॉर्मुलेटिंग देयर पॉलिसीज ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। आप एक बैंक हो, आप अपनी पॉलिसी बना रहे हो इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट पे, इस सर्कुलर को जरूर ध्यान में रखना पॉलिसी बनाते टाइम। ये सारे ही बैंक्स पे लगने वाला है डेफिनेटली, एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑपरेशंस ऑफ द फॉरेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक। एसबीआई की कोई ब्रांच यूएस के अंदर है, यूके में, यार उस पे मत लगा देना, ये तो डिपॉजिट्स इंडिया वाली की बात हो रही है, राइट। बैंक का क्या मतलब होता है, देखो आप लोगों को पता है, सारी चीजें यहाँ पे कवर्ड है, आरआरबी, एसएफबी, एलएबी, सब कुछ कवर्ड है यहाँ पे बैंक के अंदर, कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर भी सब कुछ कवर्ड है। बल्क डिपॉजिट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट है ऑफ रुपी, ठीक है, टर्म डिपॉजिट की बात हो रही है, 3 करोड़ एंड अबव वाली है, तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे बल्क डिपॉजिट बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए। पर अगर आप एक आरआरबी हो या फिर लोकल एरिया बैंक हो तो 1 करोड़ वाली को क्या बोलते हैं आप, यहाँ पे बल्क डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइंड है, अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो फिर वहां पे टियर 3 टियर 4 वाली के लिए 1 करोड़ रुपए डिफाइंड है, राइट। कोऑपरेटिव बैंक हैं, अदर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो उनके लिए 15 लाख का और अबव का क्राइटेरिया डिफाइंड है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि बल्क डिपॉजिट का क्या मतलब होता है, क्योंकि आगे बार बार आने वाला है बल्क डिपॉजिट वर्ड। इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क, सर्कुलर बोलता है बैंक के पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि कितना इंटरेस्ट आप अलग अलग डिपॉजिट्स पे देने वाले हो। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, आप जो अप्रूव कर रहे हो आपकी अक्रॉस सारी ही ब्रांचेस पे फॉलो होनी चाहिए। मान लो ब्रांच ए के अंदर आपका 5 लाख रुपए की एफडी पे X% इंटरेस्ट है, तो ब्रांच बी पे भी उस टेन्योर के लिए सेम इंटरेस्ट रेट ही होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं अलग अलग ब्रांचेस पे आप अलग अलग पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो, उससे फालतू का कंफ्यूजन होगा, दैट्स नॉट ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस, राइट। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड होनी चाहिए, आप कस्टमर से बैठ के नेगोशिएशन नहीं करोगे, कस्टमर बोलेगी सर प्लीज कुछ कर दो, 6.5% दे दो, 6% नहीं, देखो ये सारा नेगोशिएशन नहीं चलेगा, नेगोशिएशंस आर नॉट एट ऑल अलाउड हियर, राइट। बल्क डिपॉजिट रेट जो है वो आपके सीबीएस के अंदर होंगी फॉर ऑडिट पर्पस, वो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, राइट। अब ये पूरा इंटरेस्ट रेट का फ्रेमवर्क दे रखा है, राइट। बैंक शैल पे इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स ऑफ मनी, सारे अकाउंट के बारे में भी एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर सारे अकाउंट्स आपको दे रखे। एनआरई अकाउंट क्या होता है, देखो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है। अगर आपको फॉरेन अर्निंग्स को आईएनआर में होल्ड करना है, ये इंटरेस्ट, इसका जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हो वो टैक्स फ्री होता है इंडिया के अंदर, और ये फुली रीपेट्रिएबल होता है, राइट। सो लेट्स सपोज प्रिया यूके में काम कर रही है, शी इज एनआरआई,
वो यहाँ पे 10,000 GBP भेज रही है इंडिया के अंदर, वो NRE अकाउंट के अंदर अपना मेंटेन कर सकती है और इसको वापस कभी भी ट्रांसफर कर सकती है यूके में। NRO अकाउंट, मान लो कोई पर्सन बाहर रहता है, इंडिया से बाहर रहता है, पर वो इंडिया में इनकम कमाता है, कोई पेंशन आती है, कोई डिविडेंड आता है, रेंट आती है। मान लो मैं खुद ही दुबई में रहता हूँ और इंडिया से मेरा एक इनकम आता है, मेरा घर है इंडिया में, वहां से मेरे को रेंट आता है, तब वो रेंट कहाँ डिपॉजिट कराऊंगा? NRO अकाउंट में डिपॉजिट करवाऊंगा, राइट। इसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं होता है, याद रखना। NRE का होता है, NRO का नहीं होता। FCNR, अब मैं बाहर रहता था, मैं इंडिया में FD करवाना चाहता था, पर इंडिया में FD करवाता हूं तो मैं तो US में रहता हूं मान लो, तो मैं तो डॉलर में करवाना चाहता हूं। INR में अगर कन्वर्ट करके FD करवा दी और INR का वैल्यूएशन गिर गया, राइट, एज कंपेयर टू US डॉलर, तो मुझे नुकसान हो जाएगा। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट, ये सारे अकाउंट, तो इनको वापस नहीं ले रहा। अगर आपको ये अकाउंट्स डिटेल में समझना है तो एक टाइप्स ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट करके एक वीडियो है यूट्यूब चैनल पे ऑलिव बोर्ड के, आप उससे कर सकते हो। वहां मैंने बहुत डिटेल में विद एग्जांपल्स हर चीज कवर करी है, सही है। तो देखो, मैं चाहता हूं कि मैं डॉलर में ही FD कराऊं, वो भी इंडिया में, तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूं? FCNR B अकाउंट के अंदर FD करवा सकता हूं। इसका टेन्योर 1 साल से कम नहीं रहेगा, 5 साल से ज्यादा नहीं रहेगा, राइट। यहाँ पे करेंसी में, मेरी करेंसी में, फॉरेन करेंसी में ही FD हो जाएगी, राइट। इसका भी जो भी इंटरेस्ट आएगा दैट इज टैक्स फ्री इन इंडिया, राइट। सो अब देखो, यहाँ पे अलग अलग प्रोसीजर्स दे रखे हैं कि हॉलीडे होगी, नॉन बिजनेस डे होगा तो क्या होगा, राइट। काफी सारे यहाँ पे प्रोसीजर्स हैं। करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, बहुत ही क्लियरली सर्कुलर ने दे दिया है, वो बिजनेस पर्पस के लिए होता है। दैट्स नॉट एट ऑल बीइंग पेड फॉर अ करंट अकाउंट, इंटरेस्ट वॉन्ट बी पेएबल फॉर करंट अकाउंट। एक्सेप्शन है, अगर डेथ हो गई डिपॉजिटर का तो सेविंग रेट अप्लाई हो जाएगा टिल द टाइम ऑफ सेटलमेंट। अगर डेथ हो गई करंट अकाउंट होल्डर की, तो जब तक सेटलमेंट नहीं होता उनको सेविंग का ब्याज इंटरेस्ट मिलता रहेगा, राइट। सेविंग डिपॉजिट, इस पे डेली बैलेंस के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सेम रेट फॉर बैलेंस इज लेस देन और इक्वल टू 1 लाख। अगर 1 लाख से कम है तो सेम रेट लगेगा। डिफरेंशियल रेट्स तब अलाउ होंगे जब 1 लाख से ज्यादा का बैलेंस अवेलेबल होगा। टर्म डिपॉजिट, मिनिमम 7 दिन से ज्यादा की FD। टर्म डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट ही होता है आपका एक तरह से। मिनिमम 7 दिन की FD होनी चाहिए, उससे कम का टेन्योर नहीं चलेगा। डिफरेंशियल रेट्स सिर्फ बल्क डिपॉजिट्स पे ही मिलेंगे, राइट। और ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी फॉर डिफरेंशियल रेट्स के लिए, अलग अलग सर्कुलर बने हुए हैं। 1 करोड़ से कम की FD है तो प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड होना चाहिए, राइट। इंटरेस्ट फॉर प्री मेच्योर विड्रॉल शुड बी एप्लीकेबल फॉर the applicable rate will be actual tenure and not the contracted tenure। मैंने बोला 5 साल तक, 5 years तक FD कर दो। बैंक ने मेरी FD कर दी, मैं 2 साल बाद ही आ गया, मैंने बोला FD तोड़ दो, तो क्या मुझे 2 साल का, 5 साल के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा जो 7% था? नहीं मिलेगा, 2 साल के हिसाब से मिलेगा जो 6% था। यही इस लाइन का मीनिंग है, सही है, राइट। यही चीज यहाँ पे सर्कुलर में भी गिवन है, तो मैंने सर्कुलर का भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है। एडिशनल इंटरेस्ट, अच्छा बैंक का स्टाफ है, डिसीज्ड स्टाफ की जो स्पाउस है और सीनियर सिटीजन है, उनको एडिशनल इंटरेस्ट का प्रोविजन यहाँ पे दे रखा है। ओवरड्यू ऑफ डिपॉजिट, इंटरेस्ट शैल बी लोअर ऑफ द सेविंग रेट और द ओरिजिनल रेट। अगर कोई FD करवाई, वो ओवरड्यू हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, पर अभी भी आपकी FD अकाउंट में ही पड़ी हुई है, ऐसे केस में आपको आपकी डिपॉजिट का इंटरेस्ट और सेविंग का इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर के बेसिस पे आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। पीरियोडिसिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डोमेस्टिक सेविंग अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कमर्शियल बैंक हो तो क्वार्टरली और शॉर्टर इंटरवल अलाउड है। कोऑपरेटिव बैंक हो तो क्वार्टरली और लॉन्गर इंटरवल पेमेंट्स भी अलाउड है, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। अगर कोई प्री मेच्योर विड्रॉल करवा रहा है तो क्या उस पर पेनल्टीज लगेगी, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैंक के अप्रूव करेंगे। हर बैंक की अलग हो सकती है, राइट। पर ये चीज नोटिस ऑफ डिपॉजिटर में होनी चाहिए। आप उसको क्लियरली बताओ कि हमारे यहाँ पे प्री मेच्योर पेनल्टी पे, प्री मेच्योर विड्रॉल पे ये वाली पेनल्टीज लगती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे रुपी डिपॉजिट फॉर नॉन रेजिडेंट की बात की है कि इंटरेस्ट ऑन NRE NRO अकाउंट, सो मिनिमम टेन्योर इज ऑल्सो गिवन। NRE पे 1 ईयर है और NRO पे 7 डेज है, राइट।
डिफरेंशियल रेट्स अगेन वापस बल्क डिपॉजिट्स पे ही होने वाली है और नो पेनल्टी लगने वाली है, प्रीमेच्योर की कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आप एनआरई एनआरओ से आरएफसी अकाउंट यानी कि रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करवाते हो तो, राइट। अच्छा, इस वाले सर्कुलर पे मैंने डिटेल के अंदर भी वीडियो बना रखा है, अगर आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली आप डिटेल वाले वीडियो से जाके एक एक चीज पढ़ सकते हो कि आरएफसी क्या है, एनआरओ क्या है, एनआरई क्या है, राइट। सो ये वाला सर्कुलर आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट आई थिंक 10 to 15 डेज बैक का वीडियो होगा, डेफिनेटली आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ये सारी वही चीजें गिवन है जो हमने यहाँ पे पढ़ रखी है। एफसीएनआर बी डिपॉजिट रिलेटेड अकाउंट भी यहाँ पे बात की गई है कि उसका कितना कितना टेन्योर होने वाला है, 5 साल से ज्यादा नहीं होगा, 1 साल से कम नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये देखो यहाँ पे सीलिंग भी गिवन है फॉर एफसीएनआर बी, ठीक है। पहले क्या हुआ था, 31 मार्च तक आई थिंक ये वाली सीलिंग थोड़ी हाइक कर दी थी आरबीआई ने जस्ट टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो दोनों में से आपको एक ही चीज पढ़नी है, मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लगा रखे हैं हाईलाइट करके एंड उनको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में ऐसे शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं। बेटर है आप शॉर्ट नोट्स पढ़ के कर लो, तो वहां से क्या होगा, आपका कवरेज भी अच्छा खासा हो जाएगा एंड थोड़ा प्रेशर भी फील नहीं होगा सर्कुलर वाला, राइट। सो ये कुछ प्रोहिबिटेड पेनल्टीज ये जैसे कि आप डोर टू डोर एजेंट्स को पैसे दे सकते हो कमीशन के, राइट। डीएसए जो होते हैं, राइट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं, उनको आप कमीशन और ब्रोकरेज दे सकते हो। बाकी किसी को भी कमीशन और ब्रोकरेज डिपॉजिट पे नहीं दे सकते हो। अगर आप एक बैंक हो, आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हो, डोर टू डोर एजेंट्स को दे सकते हो, डीएसएस को दे सकते हो जो लोन करवाते हैं लोगों का, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स को भी दे सकते हो। उसके अलावा आप किसी को भी नहीं यहाँ पे देने वाले हो। तो यही सारी चीजें हैं आपके इसके अंदर सर्कुलर के अंदर, राइट। आप शॉर्ट नोट से इनको पढ़ के फटाफट से कवरेज कर सकते हो बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ सर्कुलर्स इन अप्रैल 2025 मंथ। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। बचे हुए सर्कुलर्स मैं ट्राई करूंगा कि अगले 1 या 2 पार्ट के अंदर बाकी के सारे कवर कर लो। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।